चलिए हम लोग ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज हम लोग ट्राई क्या करेंगे ना कि पूरे एनसीईआरटी को एक बार कंटिन्यूअसली पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी का ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब कितना होगा ख़त्म कितना नहीं होगा हम लोग नहीं पता, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरा एनसीईआरटी को रीडिंग देते हुए ख़त्म करें, ठीक है ना। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग कहने का मतलब यह क्या कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों, ठीक है। इंस्पायरेशन करने का मतलब कि इनहेल करना, क्या करना, इनहेल करना। किस चीज़ को इनहेल करोगे, इनहेल हम लोग जब भी करेंगे तो किसको करेंगे, ऑक्सीजन को करेंगे। और एक्सहेल जब भी करेंगे, एक्सपायरेशन का मतलब हुआ क्या, एक्सहेल होना। एक्सहेल जब भी करेंगे तो किससे को करेंगे, CO2 को करेंगे। CO2 को क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए वेस्टेज मटेरियल का रूप में काम करती है। और ये होते हैं जो कि हमारे रिस्पायरेशन के थ्रू ब्रेकडाउन करने में, कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस करने में हम लोगों को क्या करती है, मदद करती है। कैटाबोलिक क्या होती है, कैटाबोलिक वो होती है कि जो भी कोई सब्सटेंस, बड़े सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स जब वो ब्रेकडाउन होती है दो और दो से ज़्यादा फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। और एनाबोलिक की प्रोसेस किसको कहते हैं, जब भी दो या दो से नए सब्सटेंस, जैसे ऐसे कह रहे हैं ये कोई सब्सटेंस है जिसको हम लोग टूट रहा है और वो B और C न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिक, दैट इज कॉल्ड कैटा दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिक। समझे बात को, दैट इज कॉल्ड कैटाबोलिक। और यदि जो कोई मान लीजिए कि B सब्सटेंस है, ठीक है, और वो B+A+B कोई सब्सटेंस है, उससे ये बन के बना, प्रोडक्ट में C बना, तो दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक, ठीक है। और ये दोनों चीज़ को मिला दिया जाए, ये दोनों चीज़ को मिला दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। समझे बात को, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब बात करते ब्रीदिंग, जैसे मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक में क्यों समझाया, मेटाबॉलिक इसलिए समझाया क्योंकि हमने बोला कि O2 है जो कि हम लोग के लिए रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है। तो O2 कैसे ज़रूरी है, तो ब्रेकडाउन करने के लिए, ब्रेकडाउन करके हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, ATP के फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट कहाँ पे होती है, सेल में। एकदम फील लीजिए कि ब्रीदिंग क्यों जरूरी है। देखिए हम लोग का जरूरी है किस चीज़ का, एनर्जी का। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, सेल में। सेल में तो क्या होगा, कैटाबोलिक एनाबोलिक यानी कि मेटाबोलिक। मेटाबोलिक होने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, O2 की जरूरत है। O2 कहाँ से आएगा, ब्रीदिंग से आएगा। लीजिए पूरा रिलेट कर दिया, सेल यूनिट ऑफ द सेल, एक सेल के कैसे जरूरत है। तो यही है मेन चीज़, यही है कि हम लोग पढ़ेंगे क्यों, ब्रीदिंग क्यों जरूरी है। अब बात रही एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसलिए क्योंकि एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि आदान प्रदान कर देना। कोई चीज़, जो चीज़ जरूरत आपको है वो मेरे को दे दो, और मेरे को जो जरूरत है, जो आपको जरूरत है जो मेरे से ले लो, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करेगा किस चीज़ का, यहाँ पे रोटी सब्जी का करेगा नहीं, यहाँ पे किस चीज़ का करेगा, O2 और CO2 का। किस चीज़ से करेगा, बाई ब्लड के थ्रू करेगा, बाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा, एनी टाइप्स ऑफ सिस्टम। वो किसी भी तरीका से, जैसे हम लोग बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, किसी कोई रिच पर्सन उससे पैसा ले सकते हैं। तो एक क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बन रहा है कि ना, रिच फैमिली ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बन रहा है कि नहीं, बैंक। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब, तो एक माध्यम है, उसी प्रकार से O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए एक माध्यम है, जिसको ब्लड के थ्रू करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है, सर्कुलेशन कहलाती है, एनी टाइप्स ऑफ। तो अब हम लोग को ये पता चल गया होगा कि ये चैप्टर का मीनिंग क्या है और चैप्टर का मतलब क्या है। लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट NCERT लाइन कहेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देने का प्रयास किया। ये प्योर न्यू NCERT है, ठीक है ना। जो 2024 का एडिशन, वो ये नहीं कि कोई भी पुराना बुक है कि इसमें कुछ छटा, जो छटा हुआ है समझो कि रियलिटी में छटा हुआ है, जो है जो रियलिटी में पढ़ना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं कि प्रूफ क्या है कि न्यू NCERT है, न्यू NCERT प्रूफ यही है। देखिए मैं बताता हूँ प्रूफ क्या है। देखिए यहाँ से हटाया हुआ है, जो यहाँ पे इस चैप्टर के पहले जो 2 चैप्टर था वो हटाया हुआ है, डाइजेशन चैप्टर यहाँ से हटाया हुआ है ना। तो इससे साफ पता चलता है कि जो इसमें NCERT में है वो प्योर है, न्यू NCERT सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि इसको में जो है जो पूरा पढ़ना है, इससे फालतू भी नहीं पढ़ना, नहीं इसको छोड़ के पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करिए दिमाग लगाने का। एज यू भी है,
एज यू हैव read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down of the simple molecules। मैंने अभी ही बताया कि ऑक्सीजन को हम लोग ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करते हैं, ब्रेक डाउन के लिए। जैसे में हमने A+B का एग्जांपल लिया, यहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब। तो ग्लूकोज का फॉर्म, ग्लूकोज 12 मोलिक्यूल्स है, C6H12O6। इसको कहिएगा तो फार्मूला लिख दूँ, ऐसे तो सबका फार्मूला याद रहता है, C6H12O6। अमीनो एसिड क्या है सर? प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल है, उसी प्रकार से प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या है सर? अमीनो एसिड है, ठीक है। एक किसका सबसे छोटा यूनिट है? प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। और ये फैटी एसिड, फैटी एसिड का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है सर? लिपिड्स होता है। क्या होता है सर? लिपिड्स होता है। ये लिपिड्स अब हम लोग आज करने वाले हैं पूरा, तो ये नहीं सोचिए कि कोई भी टर्म कहाँ कहाँ से, सब टर्म्स जितना आएगा यूजली सब। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मोलिक्यूल्स, छोटे मोलिक्यूल्स, कोई छट जा रहे हैं, कोई रिटेंडेंट में रहे हैं, कोई डाइल्यूट में, वो सब टाइम आने पर सब हम लोग पढ़ेंगे। बस खाली मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि देखिए उस चैप्टर का भी कुछ कुछ यहाँ पे है। डराइव द एनर्जी परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, और यही सब चीज़ को हम लोग यूज करके हम लोग बहुत प्रकार का वेरियस एक्टिविटी करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी चीज़ हार्मफुल, हमने पहले ही बता दिया। देखिए कोई शब्द ऐसा है, हम लोग इंग्लिश वाला ही है, तो जो हम बता दिए हैं, तो यहाँ पे हार्मफुल, अब यहाँ पे हमको ये लाइन को रिपीट करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, समझिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्या कह रहा है सर? कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, जब वो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है तब। कैटाबोलिक रिएक्शन करने का मतलब कोई बड़े मोलिक्यूल्स वो दो छोटे मोलिक्यूल्स में टूट रहे होंगे, उस समय के लिए हार्मफुल होते हैं। इट इज़ देयरफॉर evident that O2 has to be continuously provided to the cell। और ये बहुत ऑक्सीजन है जो कि हम लोग को कंटिन्यूसली प्रोवाइड होना चाहिए सेल को, कंटिन्यूसली, हाँ कंटिन्यूसली प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रोवाइड ऑफ द सेल, CO2 प्रोड्यूस टू द सेल रिलीज आउट। और जो हमारे सेल में ब्रेकडाउन होने के समय, जो हमारे सेल में, जैसे हमारे घर में किचन में खाना बनती है, जब हमारे घर में किचन में खाना बनती है तो वहाँ पे कुछ वेस्टेज मटेरियल बन जाती है जिसको कूड़ा कचरा हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग को थ्रो आउट करने की ज़रूरत होता है कि नहीं? उसी प्रकार से जब हमारे सेल हमारी बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा कम बोलूँगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वन शॉट टाइप का है ना, लिखूंगा कम बोलूँगा ज़्यादा, समझ रहे आपको? तो ये सेल है, तो सेल में भी खाना बनेगा। तो सेल में खाना कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, रिस्पायरेशन प्रोसेस से, कैटाबोलिक, एनाबोलिक से। तो कुछ ना कुछ तो वेस्टेज मटेरियल निकलेंगे। तो वेस्टेज मटेरियल में जो निकलेगा CO2, तो वो हमारे शरीर से बाहर होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से किचन में खाना बनने वक्त कोई भी चीज़ वेस्ट होती है तो उसको बाहर करना जरूरी होती है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो ही कह रहा है कि CO2 है जो कि प्रोड्यूस हो रही है हमारे सेल से, कहाँ पे थे हम लोग, सॉरी, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज आउट। हमारे जो शरीर में खाना बनने में, यानी कि सेल में जो खाना बन रही है उस समय जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको शरीर से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर, ये एक्सचेंज कहाँ से करेगी सर? ऑक्सीजन एटमोसफेयर से करेगी, CO2 प्रोड्यूस बाय द ब्रीदिंग। अब उसी को कह रहा है O2 को लेना और CO2 को बाहर करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, कम्बिनेशन का ब्रीदिंग कहते हैं। कैटाबोलिक एनाबोलिक का कम्बिनेशन का मेटाबोलिक कहते हैं। उसी प्रकार से इनहेल और एक्सहेल करने का, दोनों का कम्बिनेशन को ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि खाली सांस आप ले रहे हो, या ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि सांस आप सिर्फ छोड़ रहे हो। सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों मिलके एक ब्रीदिंग बनती है, ठीक है। ये हो गया कॉमनली नोन एज द रिस्पायरेशन। उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। और रिस्पायरेशन क्यों बढ़ा गया सर? रिस्पायरेशन इसलिए आ गया सर क्योंकि कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस होगा जिसके लिए रिस्पायरेशन से हम लोग का एनर्जी मिलता है। हाँ, एनर्जी मिलता है। जैसे सुनने में लगता है कि सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है ना, सन से कैसे हम लोग का एनर्जी मिलेगा, है रिस्पायरेशन से कैसे एनर्जी मिलेगा? तो मिलता है कैसे? क्योंकि एक इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो क्या है? ऑक्सीजन मिल रहा है कहाँ से? ऑक्सीजन मिलने पर ही रिस्पायरेशन हो रही है। रिस्पायरेशन कहने का मतलब वर्ड यूज किया गया हर एक सेल को यूजेज के रूप में, ठीक है। प्लेस योर हैंड्स
आवर चेस्ट, हम लोग अपने हाथ को चेस्ट पे रखेंगे और यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप और डाउन। जब हम लोग अपने हाथ को यहाँ पे रखते हैं, चेस्ट पे रखेंगे, तो क्या फील होता है, सच में फील होता है। कभी कभी आप कुत्ता उत्ता पीछे दौड़ जाता है, उसके बाद दौड़ के आते हैं, उसके बाद हम लोग का रिस्पायरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसमें हम लोग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से फील होता है कि हाँ हम लोग तेज़ी से रिस्पायरेशन ले रहे हैं। तो ये कह रहा है, ये एनसीईआरटी है। तो ये लोग तो हम लोग 11th के ड्रॉपर टाइप के चले गए हैं, मतलब कि ये ड्रॉपर कहने का मतलब कि हम लोग वन शॉट करने जा रहे हैं, तो इतना तो हम लोग को पता ही होगा ना कि रिस्पायरेशन कहाँ से कैसे फील कर पा रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग कैसे फील कर पा रहे हैं। यू नो दैट दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो हम लोग वहाँ जो फील हो रहा है ये, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे हम लोग सांस ले रहे हैं। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ब्रीदिंग द डिस्क्राइब द फ्लोइंग ऑफ द सेक्शंस। और इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग को इस चैप्टर, इस सेक्शन करने का मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग अब बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा हो सकते हैं, हम लोग एक दिमाग लगा। तो हम लोग अब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एकदम कॉमन सी बात है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में कौन कौन से हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में मेनली रूप से लंग्स होगा, क्या होगा, लंग्स होगा, नोज होगा ना। मोटा मोटी देखा जाए तो यही है। आप कहिए कि पूरा पैसेज बताइए ना सर, तो पैसेज हम लोग को पता है, नसल नोस्टिल जाएगा। अब उसे पूरा बोलने से कोई फायदा है नहीं। नोस्टिल, नोस्टिल से नसल चैम्बर, नसल चैम्बर से ब्रोंक्यूल्स। देखिए अब मैं चाहूँ तो पूरा बोल देता हूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं, कहा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई मेन होगा, एल्वियोलाई मेन होगा। ठीक है, और यहाँ से फिर डिफ्यूजन के थ्रू O2 नीचे, सॉरी O2 नीचे आएगा और CO2 बाहर जाएगा। O2 नीचे आएगा, CO2 बाहर जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। ये सब कोई मीनिंग नहीं बनता अभी यहाँ पे बताने का, हम लोग कहते कहते एनसीईआरटी को ही रीड करते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग रफली एनसीईआरटी के अनुसार से करते चलेंगे हम लोग। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का है तो इनहेल और ईजल दोनों का बात हो रहा है, इनहेल और ईजल दोनों की बात हो रही है। वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सेल्स डिपेंडिंग मेनली देयर द हैबिट्स। जहाँ देखिए अब जो जैसा स्थिति में रहिएगा वैसे ही सांस लीजिएगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो हम लोग नॉर्मली सांस को रिस्पायर कर रहे हैं, सांस करने का मतलब कि ब्रीदिंग कर रहे हैं, और हम लोग इस एकदम 3-4 वो कमर ओढ़ लेंगे, उसको हम लोग सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा भार पड़ने लगता है। उसी प्रकार से कोई हाइबरनेशन का है, कोई पोरिफेरा है, कोई साइलेंट टेटा है, तो सबका क्लासिफिकेशन फिल्म के अनुसार से सबका रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म अपने अपने लेवल पे अलग अलग है। ठीक है, अपने अपने हैबिट्स के अनुसार से, अपने अपने, हम लोग दौड़ के आते हैं तो उस समय हम लोग का आदत दूसरे तरीका से रिस्पायर करने का हो जाती है। ऐसे बैठे हुए तो लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कैसा, वो फिल्म की बात कर रही है। किस फिल्म की बात कर रही है सर, जो हम लोग 9th में पढ़े थे, पोरीफेरा से, नाम बोल देते हैं पूरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनिफोरा, सॉरी एक बीच में एक नाइडेरिया डाल लीजिएगा, टेनिफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलीडा, थोड़ा जहाँ तहाँ से नाम हो रहा है क्योंकि मैं ट्रिक को नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। एनिलीडा, आर्थोफोडा, कोडेटा, हेमिकोडेटा, ये सब मेनली रूप से यही सब है। ठीक है ना, तो लोअर ऑर्गेनिज्म किसको माना जाता है सर, लोअर ऑर्गेनिज्म माना जाता है पोरीफेरा को। ठीक है, और सीनियर सबसे सीनियर किसको माना जाता है, कोडेटा को माना जाता है, सीनियर कोडेटा। ये किसको होगा, ये हायर का होगा। ये हायर कहने का मतलब कि सबसे सीनियर क्लासिफिकेशन, इससे अभी ऊपर वाला नहीं आया, ऐसे मान के चल सकते हो। ठीक है, तो वो वही हैबिट्स के अनुसार से बोल रही है। ठीक है, कह रहा है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, लोअर जो ऑर्गेनिज्म जैसे पोरीफेरा है, तो उसके पास, हमने के पास वर्टिब्रल कॉलम है। कितने वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, 31 है। वो कैसे कैसे होते हैं वो हम लोग को सब पता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म उसके पास वर्टिब्रल कॉलम्स नहीं होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। लाइक स्पॉन्जी, स्पॉन्जी किसका एग्जांपल है सर, पोरीफेरा का एग्जांपल है।
एग्जाम्पल है पोरीफेरा का, ठीक है। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी। सेलेंट्रेटा के एग्जाम्पल वो वाला ले लीजिएगा, जो रात को चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस जिसको पावर्स रहते हैं। प्लेटफॉर्म्स, प्लेटिहेलमिंथ्स का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे दिया है फिल्म के अनुसार से। ये एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2, सिंपल डिफ्यूजन, जो ये सब है, कहने का मतलब साफ तौर पर कह रहा है कि पोरीफेरा से लेके प्लेटिहेलमिंथ्स तक के जो होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू करती है अपने सांस को आदान प्रदान। डिफ्यूजन क्या होता है सर, बार बार बोल रहे हैं। डिफ्यूजन वो होते हैं जो कि गैस को एक्सचेंज करती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। मैं बोल एक पॉइंट रहा हूँ, लिख कुछ भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बस कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। हमको अब इसी चीज़ को मैं 5 बार बोलूँगा, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं बनता है। इसी को आप बैक कर करके 5 बार रिवीजन कर लो, वो सबसे बेस्ट होगा आपको लिए। डिफ्यूजन ऑफ देता है इंटायर बॉडी सरफेस, वो पूरे बॉडी सरफेस से बोल लेती है, ठीक है। अर्थवॉर्म्स यूज द मोस्ट क्यूटिकल्स। अर्थवॉर्म जिसको फ्रेंड कहा जाता है, किसान का फ्रेंड कहा जाता है, वो पूरे अपने स्किन से सांस लेती है, ठीक है। इंसेक्ट्स है जो कि नेटवर्क ट्यूब्स होते हैं, उसके पास नेटवर्क ट्यूब्स होती है। जैसे किसको देख सकते हो सर, तो कॉकरोच, नलोल में आप लोग को रहेगा, कॉकरोच को देख सकते हो, उस ट्रैकियल से लेता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी, वो एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्ट ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू वो अपने बॉडी में लेके चले जाते हैं, ठीक है। स्पेशल वेस्कुलर लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गिल्स। तो गिल्स से कौन लेता है हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो फिश है, फ्रॉग है, फ्रॉग भी गिल्स से भी लेते हैं और लंग्स से भी, दोनों से लेते हैं, ठीक है। ब्रांचियल, जो कि ब्रांचियल रिस्पायरेशन कहलाती है, ठीक है। आर यूज टू द मोस्ट एक्वेटिक, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए फ्रॉग का और फिश का। तो एक्वेटिक का मतलब होता क्या, जो पानी में रहे, तो पानी वाला एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, ठीक है। मोलास्का देखिए, मोलास्का हम लोग छोड़ ही दिए थे, आर्थो फिल्म का नाम में बोले ही नहीं। एक मोलास्का भी होता है। इसका ट्रिक क्या था, द कीप पॉट क्लीन फैमिली, नहीं सॉरी, इसका ट्रिक था क्या, क्या ट्रिक बताए थे, द प्रिंस चार्ल्स द थर्ड प्लेज नीडलेस म्यूजिक एंड ऑलवेज इट हॉट कुकुम्बर। यही था ट्रिक। इसको अनुसार से एक हम लोग का ट्रिक बनाए हुए हैं। जैसे अभी द प्रिंस लिख बोल देता हूँ, टाइम नहीं है। द प्रिंस चार्ल्स द थर्ड प्लेज नीडलेस म्यूजिक एंड ऑलवेज इट अ हॉट कुकुम्बर। इसको जब आप सीक्वेंस से करिएगा ना, ऐसे ये वाला मेरा लॉन्ग वीडियो भी एक बनाया हुआ है चैप्टर पे, तो उसको से भी आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको अनुसार से करिएगा ना, तो पूरा सीक्वेंस से पूरा फिल्म का नाम याद हो जाएगा। फिर से ट्रिक, द प्रिंस चार्ल्स डी थर्ड प्लेज नीडलेस म्यूजिक एंड ऑलवेज इट अ हॉट कुकुम्बर, ठीक है। तो ये ले लीजिए। यूज टू ट्रेस्टियल फ्रॉम द एक्सचेंज और द प्लूमनरी रिस्पायरेशन। प्लूमनरी बट्स इसलिए आ रहा है बाबू, क्योंकि ये लंग्स के पास से हो रही बात। कहाँ की बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है। यूज टू द ट्रेस्टियल फॉर्म्स टू एक्सचेंज द गैसेस एमंग द वर्टिब्रेट्स। फिश को यूज करती है गिल्स, वेयर द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, वर्ड्स, मैमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट्स लिख दिया एनसीईआरटी ने। क्या पॉइंट्स लिख दिया कि फिश होती है जो कि किस से रिस्पायर करेगी सर, गिल्स से करेगी। लेकिन और जो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ये यहाँ से बोलिए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, थोड़ा सा राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, बर्ड्स, ओरिजिनल चीज़ पे ध्यान दीजिए, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब के सब एक ही साथ वो लपेट दिया कि ये सब का सब किस चीज़ से करती है सर, लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं। इसमें ह्यूमंस भी आ जाएंगे, मैमल्स में ह्यूमंस आते हैं, ना कि मैमल्स में खाली हम भेड़े बकरी का ध्यान में रखना, ह्यूमंस भी इसी में आएंगे, ठीक है। ह्यूमंस भी इसी में आएंगे। थ्रू द लंग्स, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू द मोस्ट स्किन्स। फ्रॉग है जो कि स्किन से भी रिस्पायर करता है। सोचिए, फ्रॉग है जो स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है, गिल से भी करता है। कितना बड़ी बात। क्यूटिनिशियस रिस्पायरेशन आल्सो, उसी को क्या कहते हैं, क्यूटिनिशियस रिस्पायरेशन। क्यूटिनिशियस कहने का मतलब एकदम मुलायम सा लेयर, एक स्लिमी टाइप का लेयर। कैसे सर, स्लिमी टाइप का लेयर टाइप का कह सकते हो। चलिए इस पेज को हम लोग जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर को ज़्यादा पेज नहीं है, 190 तक के है, हम लोग 184 में आए हुए, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन
ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, अब पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम यहीं पे डायग्राम भी है, हम लोग को समझने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, वी हैव अ पेयर, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हम लोग को पेयर में होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो कि ओपनिंग होती है आउट ऑफ द एबव अपर लिप्स। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अपर लिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, लोअर लिप्स अपर लिप्स उसको ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपर लिप्स। इट लीड्स टू द नसल चैम्बर, वो लीड्स किसको कहती है? आगे जाके वो नसल चैम्बर, हम लोग पूरा डिटेल्स आपको पूरे अच्छे तरीके से एकदम बताए हुए नसल चैम्बर कहाँ पे है। तो नसल चैम्बर थ्रू द नसल पैसेज, नसल चैम्बर के बाद कहा नसल पैसेज का मैंने, नसल पैसेज मैंने बे होता है, बे मैंने रास्ता होता है, ऐसे याद रखिएगा, रास्ता। ठीक है, ओहो बे होता है रास्ता। ठीक है, ऐसा कुछ हिंदी तो बहुत बेकार ही। वैसे द नसल चैम्बर्स ओपन्स इनटू द फायरिंग्स, वो नसल चैम्बर कहाँ जाके खुलती है सर? फायरिंग्स में खुलती है। याद रखिए नसल चैम्बर कहाँ खुलती है? फायरिंग्स में खुलती है। और वो पोर्सन विच इज कॉमनली पासेस थ्रू द फुट और ईयर, एक होती है फुट पाइप, एक होती है ऑसोफेगस वाला, एक होती है फुट पाइप वाला। तो दोनों सेपरेट करती है रेस्पिरेशन के लिए और ये इसके लिए। ठीक है, फायरिंग्स ओपन्स इनटू द लैरिंग्स, फायरिंग्स कहाँ खुलती है सर? लैरिंग्स में खुलती है। लैरिंग्स नहीं होती है साउंड बॉक्स, इसी को कहा जाता है। ठीक है, लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, वो कहाँ खुलती है सर? ट्रैकिया में खुलती है। वो लैरिंग्स इज कार्टिलिजीनियस बॉक्सेस, उसके पास एक कार्टिलिजीनियस बॉक्सेस होती है जो कि वो मदद किस चीज़ में करती है? वो साउंड को प्रोडक्शन करने में, जिसमें साउंड जो वॉइस पिच कहते हैं गर्ल्स का थोड़ा सा लो होती है और वॉइस का पूरा हाई होती है, दैट इज कॉल्ड मेन रीजन ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स में कहाँ पे? ये जो साउंड बॉक्स है वहाँ पे ही होती है। वो होता क्या है? ये दोनों का बीच में थोड़ा सा वाइब्रेशन वाला हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी में यदि जो वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया तो रूडेनेस टाइप का आ गया, और ही थोड़ा सा स्लोली टाइप का हुआ वाइब्रेट, तो वही वो पिच स्मॉल कहला देती है। पिच क्या होती है हम लोग अब वेब्स के अनुसार से हम सब फिजिक्स के अनुसार से जानते हैं कि पिच क्या है सब। चलिए, कार्टिलेजिनस ये सब हो गया, साउंड बॉक्स हो गया। ड्यूरिंग द स्वेलिंग द ग्लॉटिक्स कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस कॉल्ड इपीग्लॉटिक्स। कहा क्या रहा है बाबू कि ये ऐसे है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले पूरे नाम लिख दूँ क्या? पूरे नाम लिखते हैं। पहले क्या था? नसल चैम्बर, नसल नोस्टिल था, फिर नसल चैम्बर, फिर नसल पैसेज, नसल पैसेज से फिर वो चला गया कहाँ? फायरिंग्स के पास, फायरिंग्स के बाद कहाँ गया? लैरिंग्स के पास चला गया, लैरिंग्स के पास ट्रैकिया के पास चला गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है फायरिंग्स के बाद, फायरिंग्स पोर्शन, फायरिंग्स के बाद, ये फायरिंग्स के बाद यहाँ पे दो पाथ भी रहती है यहाँ तक के। ठीक है ना, यहाँ तक के समझिए कि मर्जी टाइप का रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है ना, ऐसे रहता है, और यहीं पे ग्लोटिस टाइप के प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि फूड पाइप है, पता चल रहा है ना? ये मान लीजिए कि फुट पाइप है। मैं पूरे शॉर्टकट, कोई भी चाहिएगा कि सो के खाली ऐसे देख ले तो नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको तो पूरा एक्टिव होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ये फुट पाइप है सर, और इसको मान लेते हैं कि, इसको मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये फुट पाइप हो गया है, तो ये ऑसोफेगस है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? बीट पाइप कह रहे हैं। ठीक है, फुट पाइप का ही ऑसोफेगस कहा जाता है, हम लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। तो ये क्या है? ग्लोटिक्स है, ये ईपीग्लोटिक्स है, ग्लोटिक्स है, लेकिन ये प्रेजेंट किसको है? ऊपर है, तो इसीलिए ईपीग्लोटिक्स को कहते हैं। ठीक है, ईपीग्लोटिक्स कहते हैं। ठीक है, ग्लोटिस कहते हैं। तो ये वाला यदि जो हम लोग भोजन ले रहे होते हैं तो ये इसको बंद कर देता है, और जब हम लोग सांस रिस्पायर कर रहे होते हैं तो इसको बंद कर देता है। तो ये इसका फंक्शन है ग्लोटिस। समझ रहे हो बात को? ग्लोटिस वाला पार्ट्स कहने का मतलब कि फूड से फूड हो गया, भोजन करिए वो सांस लेने वाला को रिस्पायर को वाला को बंद करेगा, और जब जब सांस लेंगे तो वो भोजन वाला नली को बंद करेगा। डैट इज कॉल, उसका मेन काम किसको रहता है सर? ग्लोटिस को। ग्लोटिस प्रेजेंट रहता है अपॉन ऊपर, इसीलिए ईपीग्लोटिस उसको नाम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर उल्टा पुल्टा अगर बोलेंगे तो साफ तौर पे ध्यान में रखिए कि भोजन वाला, जब भोजन खाएंगे तो उसमें रिस्पायरेशन, साफ तौर पे मानिए ना कि वीआईपी लोग का गाड़ी आ रहा होता है, नेता विधायक का गाड़ी आया हुआ रहता है, तो आम पब्लिक वाला को गाड़ी को बंद कर दिया। जब आम पब्लिक वाला गाड़ी जाते रहता है तो नेता वीआईपी वाला को जाने रहता है। अपोजिट टाइप को ध्यान रखना है, इतना उतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, ट्रैक के बाद अब ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। पूरा नहीं चाहते हुए भी मैंने लिख ही दिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर आ गया क्या सर? एल्विओलाई। ठीक है, यहाँ पे एक्सचेंज वाला सब काम हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग वहाँ पे पढ़ लिए, तब बहुत कम रहेगा टाइम समझाने के लिए। इपीग्लोटिक्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड टू द लायरिंग्स। ठीक है, ट्राइकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, वो कैसे होता है? स्ट्रेट होती है, ट्यूब होती है, स्टैंडिंग अप टू द मिड थॉरिक्स
मिड थॉरिक्स, मिड थॉरिक्स में T5 वाला जो बताने का प्रयास करता है, ये जैसे T5 वाला क्वेश्चन आता है, विच डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थॉरिक्स। फिफ्थ थॉरिक्स मैंने इसको क्वेश्चन से भी बताने का प्रयास किया हूँ। फिफ्थ थॉरिक्स वर्टिब्रे, फिफ्थ थॉरिक्स वर्टिब्रे इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी। फिफ्थ जब T5 आती है वहीं से ये दो भाग में बढ़ जाती है। ये वाला की बात कर रही है बाबू, ये वाला की बात कर रही है। ये कहाँ पे होगा सर? ये T5 के बाद ही हो रहा है। ये दो भाग में जो बढ़ रहा है ये T5 के बाद ही बढ़ रहा है। चलिए फिर उसके बाद ब्रोंकाई हो जाती है। ब्रोंकाई कह सकते हो, ईच ब्रोंकाई हमने पूरा लिख दिया, ठीक है ना। ईच ब्रोंकाई जैसे ऐसे कर सकते हो। फिर ये ब्रोंकाई हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। गौर से, ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी, एल्वियोलाई। गौर से, फिर से ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सॉरी ब्रोंकाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्वियोलाई, ठीक है। अब एक एक करके नाम नहीं लिखने जा रहा हूँ मैं, पढ़िए मत पढ़िए बाकी। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंकाइस, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाइस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये सब जितने भी कार्टिलेजिनियस रिंग है इनकम्प्लीट होते हैं। ये पूरा सर्कुलर नहीं होता है। डैट इज सी लाइक स्ट्रक्चर, डैट इज कॉल्ड ABCD सी फॉर कैट, कैट लाइक स्ट्रक्चर, कैट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्यों नहीं पूरा होता? ये जो पूरा हो जाता तो ये पूरा पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी मिल जाता, ठीक है। ये इनकम्प्लीट क्यों होता है? इसलिए होते हैं क्योंकि ये कोलैप्स्ड ना करें। किसी को कोलैप्स ना करे। ये जो गर्दन है हम लोग का, ये जो रहता है कंप्लीट रहता है, ये इनकम्प्लीट रहता है, जिसके कारण हम लोग इसको प्रोसेस से ये मान लीजिए कि भोजन का नली है, तो ये मान लीजिए रिस्पायरेशन की नली है, इनकम्प्लीट रहने के कारण, ठीक है। दोनों इसीलिए इसको सेफ रखने के लिए ही मसल्स को करके कोलैप्स न करते, जिसको लिए ये मान लीजिए कि मसल कोलैप्स ऐसे कर देता, इसलिए इसको सी लाइक स्ट्रक्चर से इसको दूर रखा गया है, आर के रखा गया, तो होल लाइक बन रहा है। मैंने समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्टिलेजिनियस रिंग, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, ईच नंबर ऑफ द थिन इरेगुलर बाल्ड, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ थे ना, ब्रोंकियल सपोर्टेड इन कार्टिलेजिनियस रिंग्स, ईच टर्मिनल ब्रोंकियल्स गिव्स राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर बाल। वो जो बाल रहती है, दीवार रहती है, वो इरेगुलर रहती है, रेगुलर नहीं। रेगुलर का मतलब, रेगुलर का मतलब कि इस तरीका का, इरेगुलर का मतलब कि इस तरीका का, ठीक है। हाँ, इरेगुलर बाल एंड वैस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बैगल। जो ये है, ये एल्वियोलाई है बाबू। ये इसको यदि जो जूम करके बनाएं तो हम लोग ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसा लाइक स्ट्रक्चर होता है सर? बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसी को नाम कहा जाता है एल्वियोलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ब्रोंकाइल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्रीजेस टू द लंग्स। और जब जितना भी ऊपर वाला पार्ट है सब आगे कहाँ मिलती है, सबका कहाँ ला के देती है? एल्वियोलाई के पास ही ला के देती है। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्रीजेस द लंग्स, ठीक है। वी हैव 2 लंग्स, हम लोग के पास कितने लंग्स हैं? बहुत बड़ी बात है, 2 लंग्स हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है करने का मतलब। बीच आर द कवर बाय द डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्लूरा, प्लूरा, बड़ी याद रखिएगा, प्लूरा। विथ द प्लूरल, उसको मैं ये जो कह रहा है ये है, इसको ना, इसको मैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाती है। और उसी में एक फ्लूइड रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। बिटवीन देम इट रिड्यूसेस टू फ्रिक्शन ऑफ द लंग्स सरफेस। ये क्या करती है? फ्रिक्शन, लंग्स में ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, लंग्स में ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, उससे क्या करती है? सेफ करती है, बचाती है। It reduces to friction lungs surface. The outer pleural membrane is closed contact in the thorax. ये closed contact में रहती है thorax का, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज में चले आए हैं। 85 काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग। चलिए इनर, चलिए ये भी बहुत छोटा लाइनिंग पेज है। लाइनिंग वेयर एज द इनर प्लूरा मेम्ब्रेन, अंदर जैसे है ऐसे है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इनर है, ये मान लेते हैं कि सॉरी, ये मान लेते हैं कि इनर है, ये मान लेते हैं कि आउटर है। इसको मैं मान लेंगे कि ये प्लूरा फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं प्लूरा मेम्ब्रेन जो इनसाइड होती है वो कॉन्टैक्ट होती है लंग्स से। जो इनर है वो लंग्स से क्या है सर? कॉन्टैक्ट होती है। तो वो जो इनर साइड वाला होता है वो लंग्स से क्या रहता है? टच में रहता है, ठीक है। तो वही बता रही थी, कहाँ थे हम लोग कि नोस्टल टर्मिनल कॉन्स्टिट्यूट वेयर द एल्वियोलाई
कहाँ थे हम लोग? द पुलर मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट टू द लंग्स सरफेस, हाँ अंदर वाला पार्ट। द पार्ट स्टार्टिंग विथ द एक्सटर्नल नोस्टिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो हमने कहा था नोस्टिल से नोस्टिल से नोस्टिल से नोस्टिल से ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की होती है, ये पैसेज होती है, इसको पैसेज कहते हैं, ये पाथवे कहलाती है। और नोस्टिल से लेके एल्वियोलाई तक के रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब कि खाली एल्वियोलाई लग जाने से, एल्वियोलाई को लग जाने से वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाती है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बन जाती है, और वहाँ तक के रह जाए, खाली यहाँ तक के टर्मिनल तक के रह जाए तो वो डेट इज कॉल्ड पाथवे बन जाती है, डेट इज कॉल्ड पैसेज पाथवे। ठीक है, वही बताने का प्रयास करेगा। टर्मिनल्स ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पाथ वो कहलाती है। वेयर एज द एल्वियोलाई, और उसको में एल्वियोलाई यदि जुट जाए तो वो रिस्पिरेटरी कहला जाती है, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज, या रिस्पिरेटरी सिस्टम कहला जाती है। मैंने पहले ही बता दिया। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एटमोसफेयर एयर टू एल्वियोलाई, कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या रहता है कि वो एटमोसफेयर से एयर लेके वो एल्वियोलाई तक के पहुँचा दे। ठीक है, क्लियर्स it forms to the foreign particles humidified and also reach the body temperatures। ये उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स भी रह सकते हैं, ह्यूमिडिफाई, कुछ नमीनेस टाइप के भी रह सकता है। ठीक है, वो सब को सब ला के वो एक वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज करवाती है एटमॉस्फेयर से लेके एल्वियोलाई तक के। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन। एक्सचेंज जो होती है एक्चुअल पोजीशन करने में, एक्चुअल लोकेशन बताया जाए तो वो O2 और CO2 को कहाँ पे होती है, तो बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर। वो जो ये कह रहा है क्या कि एक्सचेंज पार्ट ऑफ द साइट एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेयर का एयर का और ब्लड का बीच का जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होती है, उसी को हम लोग वो किसको काम रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, ऐसा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग पहले से ही पता। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थॉरक्स चैम्बर। लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थॉरक्स चैम्बर में, जो कि रिब्स केस को हम लोग कह सकते हैं, रिब्स केस में हम लोग को प्रेजेंट है। रिब्स केस सेफ रखती है किसको, लंग्स को। वेर इज एनाटोमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर, वो बहुत एयर टाइट चैम्बर होती है। उसको मैं थोड़ा सा इनहेल और एक्सहेल करने से ही हम लोग देख रहे थे फ्लैट से इस तरीक़ा से पोजीशन में होने में कितना प्रेशर कम जाता है, हम लोग पूरा इनहेल कर लेते हैं, एक्सहेल कर लेते हैं। वही बात तक पता नहीं रहा कि वो एयर टाइट चैम्बर होती है, उसमें थोड़ा सा भी ये जो एरिया को आगे पीछे करते तो उससे हम लोग का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, द थॉरिक्स चैम्बर्स इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम्स। ये थॉरिक्स चैम्बर वर्टिब्रली हो रहती है, ऊपर से नीचे तक की रहती है, वेंट्रली स्टेर्नम। अच्छा, डॉर्सली मतलब कहें तो बाबू पीछे, पीछे क्या होती है हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होती है, और वेंट्रली क्या होती है, आगे क्या होती है, स्टेर्नम होती है, और लेटरली क्या होता है, यानी कि साइड में क्या होती है, रिब्स। तो इसको हम लोग लिख लीजिएगा, लेटरल में क्या होता है सर, रिब्स किस होती है, डॉर्सल में क्या होती है, पीछे क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, और वेंट्रल में क्या होती है, स्टेर्नम होती है। ठीक है, स्टेर्नम होती है, स्टेर्नम होती है लोअर साइड। और वो जो लोअर साइड में रहती है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोम शेप कहते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। द एनाटोमिकली सेट ऑफ लंग्स इन द थॉरक्स इन सच दैट द एनी चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द थॉरक्स कैविटी, और उसको पूरा इस चीज़ को थॉरक्स कैविटी कहा जाता है, पूरा को लेके, ये पूरा को हम लोग कह सकते हैं क्या सर, थॉरक्स कैविटी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, थॉरक्स कैविटी कहा जा सकता है। Reflected to the lungs pulmonary such as the arrangement of the essential breathing, we can't directly alert the pulmonary volumes। हम लोग इसको pulmonary volume को डायरेक्टली कुछ इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको हम डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर सकते। हम लोग इसको एक्सचेंज कर सकते हैं प्रेशर को एक्सचेंज करके, प्रेशर को घटा बढ़ा के, चाहे तो एरिया को घटा बढ़ा के। हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला को भी यूज करेंगे, प्रेशर इक्वल टू 1/A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द सेटअप, ये कह रहा है ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग माने इनहेल एक्सहेल दोनों हो गया। प्लूमनरी वेंटिलेशंस बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर्स इज
ड्रॉन यानी कि अंदर लेना, एंड CO2 रिच एल्वियोलर, जो CO2 रहेगा हमारे एल्वियोलाई के पास, उसको क्या करना है, आउट करना है, ठीक है। तो इसको एक्सहेलिंग कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, इनहेलिंग कहेंगे। पहले से लिखा हुआ है बहुत अच्छा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसको किसको बीच में होगा, O2 और CO2 के बीच में होगा। अक्रॉस द कहाँ होगा सर, एल्वोलर मेम्ब्रेन। एल्वोलर मेम्ब्रेन इसको कहा जा रहा है, एल्वोलर मेम्ब्रेन किसको कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, हमने पहले ही बोल दिया था, ट्रांसपोर्ट किसी भी माध्यम से कर रहे हैं उसको कहेंगे। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, O2 और CO2 का डिफ्यूजन किसको बीच में होगा सर, तो इसी का बीच में होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्टेंट द रिलीज CO2, सेलुलर रिस्पायरेशन डेल्ट टू, और कुछ कुछ जो हम लोग को पढ़ना है वो प्लांट्स वाला शायद बताने का प्रयास कर रहा है, वो 12th चैप्टर में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, कैसे, इसको मैं मेनली रूप से क्वेश्चन आता है वो वाला से, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। मैकेनिज्म आप पढ़ने का प्रयास करें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होगा इनहेल करना, एटमॉस्फेयर से अंदर कर लेना, ड्रॉन इन कर देना। देखिए हम लोग NCERT की बॉडी को याद रखने का प्रयास करें, ड्रॉन इन होता है, ड्रॉन इन करने का मतलब कि इनसाइड होना, ठीक है। एक्सपायरेशन करने का मतलब कि रिलीज आउट, रिलीज आउट। चलिए थोड़ा इसमें है बोरिंग टाइप का, इसको हम लोग और तेजी से करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द आउट, मूवमेंट एयर इनटू द आउट थ्रू द लंग्स कैरिड बाय द क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। हम लोग ऑक्सीजन को कैसे बाहर करते हैं और CO2 को कैसे इंसर्ट करते हैं, वो प्रेशर ग्रेडियंट को, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग ये वाला से ही यूज करेंगे, ठीक है। Pressure gradient between the lungs, between the atmospheric. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressures, is less than the atmospheric pressures. ये क्या कह रहा है बाबू, यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा बोल दिया, कह दिया क्या कि यदि जो हम लोग को कोई भी चीज़ को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करना है यानी कि इंसर्ट करने का मतलब क्या कह रहा होगा कि बाहर का हम लोग का इंसर्ट क्या करना है, ऑक्सीजन करना है। तो ऑक्सीजन को हम लोग इंसर्ट करना है, तो ये हम लोग का इंट्रापुलमोनरी का जो प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और ये इसका जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन का यही नियम ही है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन के लिए। और सेम चीज़ जब CO2 को हमको बाहर करना रहेगा, तो समझ रहे हो बात, वही जो कम कर रहे हैं तो निगेटिव कहलाता है, ज़्यादा कर रहे होते तो पॉजिटिव कहलाता है। तो ये निगेटिव ग्रेडिएशन बढ़ आएगा तो उससे डरना नहीं है। इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही बात है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव प्रेशर। इसे वो हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव प्रेशर कहते हैं, ऑफ द लंग्स रिस्पेक्टिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। सिमिलरली द एक्सपायरेशंस प्लेस द इंट्रापुलमोनरी प्रेशर्स इज हाइयर। ऐसा स्थिति में, एक्सपायरेशन की स्थिति में जो इंट्रापुलमोनरी का प्रेशर है, इंट्रापुलमोनरी यानी लंग्स का प्रेशर है, कैसे पता चल रहा है लंग्स का, पुलमोनरी बट से मैंने पढ़ा, लंग्स का प्रेशर हाई रहेगा, बाहर का प्रेशर लो रहेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो रहेगा। वैसा स्थिति में क्या होगा, बाहर होगा। ऐसा स्थिति में CO2 बाहर होगा। ऐसा स्थिति में एक्सपायरेशन कहलाएगी। द डायफ्राम एंड आई स्पेशलाइज सेटअप मसल्स, डायफ्राम भी एक स्पेशल सेटअप मसल्स है, वो भी हम लोग का प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने में मदद करती है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल्स, ये जो इंटर कोस्टल मसल्स, ICM ECM वाला जो बताने का प्रयास करता था मैंने, इंटर कोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प्स टू जनरेट द ग्रेडियंट्स, इंस्पायरेशन टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम्स एंड इंक्रीज द वॉल्यूम्स, थॉरिक चैम्बर्स, एंटेरियर पोस्टीरियर। ये सब मैं एक बार कहानी से सुनाता हूँ, इसका वर्ड का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के लिखा हुआ है, उससे नहीं समझ में आएगा। मैं इसको एक डायग्राम बना के, डायग्राम नहीं मतलब कि लिख के समझाना चाह रहा हूँ। लिख के क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो कहना क्या चाह रहा है कि O2 को हम लोग को इंसर्ट करवा दो और CO2 को बाहर करवा दो। हाँ, ये एक ही कंडीशन में होगा कि प्रेशर को घटा बढ़ा के, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके। तो हम लोग को मान लेते हैं, पहले हम लोग O2 को अंदर करवाते हैं। O2 का अंदर करवाने के लिए क्या होगा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ये लंग्स है, ठीक है ना, ये क्या है, लंग्स है। इसको O2 का प्रेशर क्या कर रखना पड़ेगा सर, कम रखना पड़ेगा, तो ये अंदर आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रेशर कम होगा कैसे, कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, सब चीज़ को समझिएगा। कम होगा कैसे, तो डायफ्राम एक हमारा स्पेशल सेटअप मसल्स होती हैं, जो इस तरीका को होती है तो वो डोम शेप कहलाती है, ठीक है, और इस तरीका का रहता है तो वो फ्लैट कहलाती है। जब जैसे ये डोम से फ्लैट होती है तो सरफेस इंक्रीज हो जाती है। जब एरिया इंक्रीज, सरफेस इंक्रीज का मतलब कि एरिया इंक्रीज होता है, तो हम लोग प्रेशर इक्वल टू एक फार्मूला जानते हैं, 1/, ये तो ये हो गया इंक्रीज, तो प्रेशर हो जाएगा कम,
प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज, तो ऐसा स्थिति में ऑक्सीजन हम लोग को अंदर आ जाएगा। और सेम कंडीशन CO2 वाला में लेके चलना है हम लोग को कि CO2 को हम लोग को बाहर करना, लंग्स से बाहर करना। तो यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोगों को प्रेशर ज़्यादा। प्रेशर को ज़्यादा करने के लिए डोम शिफ्ट, ये जो फ्लैट शिफ्ट था उसको, फ्लैट शिफ्ट था कहने का मतलब कैसे, फ्लैट शिफ्ट था, इसको हम लोग को कर देना होगा डोम। फ्लैट था जिसको कर देना डोम, इससे क्या हो जाएगा, एरिया कम जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, कम जाएगा। एरिया यहाँ का हो गया कम, एरिया कम हो गया तब प्रेशर हो गया क्या, प्रेशर हो गया ज़्यादा। कहीं कैसे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ये ज़्यादा, तो ये हो एरिया ज़्यादा, सॉरी डोम किए तो एरिया कम हो गया, सॉरी डोम किए तो एरिया कम हो गया, तो प्रेशर हो गया ज़्यादा। ऐसा स्थिति में CO2 हो जाएगा बाहर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी को ये एंटीरियर पोस्टीरियर ये सब कर करके वो आगे की ओर बढ़ने का काम करिए। छोड़िए, चलिए अब हम लोग को अब मेन चीज़ आने वाला है, ठीक है। स्टेरनम कॉजिंग द इंक्रीजिंग, स्टेरनम कॉजिंग द, स्टेरनम कॉजिंग द, स्टेरनम कॉजिंग द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। वो स्टेरनम से भी हम लोग को, जब ये स्टेरनम होती है बाबू, इस तरीका का स्टेरनम होता है, जब इस तरीका की ये जाएगा तो सरफेस इंक्रीज होगा, और इस तरीका के आएगा तो सरफेस डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डिक्रीज करेगा सरफेस को, ये सरफेस को इंक्रीज करेगा। स्टेरनम कॉजिंग द इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ये भी मदद करते हैं, जिस तरीका से डायफ्राम मदद किया हम लोगों को। थॉरैक्स चैम्बर से डोर्सली वेंट्रल एक्सिस, इसी को डोर्सली वेंट्रल एक्सिस कहा जा रहा है। द ओवरऑल इंक्रीजिंग द थॉरैक्स वॉल्यूम्स, ओवरऑल हम लोग को यदि जो वॉल्यूम को इंक्रीज करना रहेगा, तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना रहेगा तो इसको डोम से फ्लैट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको ये स्टेरनम है जो कि डोर्सली इधर की ओर सटा देंगे। क्या यही दो कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, O2 अंदर हो जाएगा, O2 अंदर हो जाएगा, ठीक है। O2 इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इंक्रीजिंग द थॉरैक्स वॉल्यूम्स कॉजिंग द सिमिलर इंक्रीजिंग द पुलमनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग द पुलमनरी वॉल्यूम। जब हम लोग पुलमनरी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिए, वॉल्यूम की इंक्रीज यानी सरफेस को इंक्रीज कर दिए, तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज द प्रेशर। देखिए पुलमनरी प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, जिसके कारण क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से प्रेशर चले जाएंगे अंदर, फोर्स से आसानी से चले जाएंगे। और से टू मूव द लंग्स, बाहर से हमारे पास चले आएंगे, लंग्स के पास चले आएंगे, ठीक है। ये टोटली तरीका से इंस्पायरेशन को सिखाने का प्रयास किया, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। रिलैक्सेशंस ऑफ द डायफ्राग्राम्स, अब रिलैक्स कहला रही है, यानी कि रिलैक्स कर रही है। कब ये डोम था, इस सॉरी फ्लैट था, इस शेप को वो रिलैक्स मानता है। ऐसे हम लोग का हम बार बार हम भी बहुत कन्फ्यूज हुए, हम इस शेप को रिलैक्स मानते थे। इस ऐसे स्थिति में एक बार हम गलती पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दिए थे। तो इस तरीका को वो डोम शेप को रिलैक्स मानता है, टेढ़ा रहना वो पसंद करता है, तो इस तरीका का रिलैक्स। तो वही कह रहा है कि अब ये होगा, क्या होगा सर, डायफ्राग्राम होगा रिलैक्स, यानी कि इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न टू द डायफ्राग्राम, फिर से वो डायफ्राग्राम की तरफ बन गया। डायफ्राग्राम इसी को कह रहे हैं। स्टेरनम टू देयर द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस टू देयर द थॉरैक्स वॉल्यूम्स, और वो वॉल्यूम भी जब इस तरीका का हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। देयर द पुलमनरी वॉल्यूम्स लीड्स टू इंक्रीज द पुलमनरी, और ये वाला हो गया सरफेस इस तरीका का फॉर्म में आई है, इस तरीका का। तो स्लाइटली क्या हो गया सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कॉजिंग है वो, अब ऐसा स्थिति में क्या होगा, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, इंट्रापुलमनरी प्रेशर स्लाइटली एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ऐसा स्थिति में क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि इधर से भी एरिया घट गया और इधर से ये सट गया, तो यहाँ पे एरिया कमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा स्लाइटली, किसके कंपेरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में, स्लाइटली एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, कॉजिंग द, कहाँ थे, स्लाइटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, और ऐसा स्थिति में क्या होगा सर, बाहर होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन। देख रहे हो, ये तो जो प्योर एनसीईआरटी हम लोग रीडिंग करें बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए, कोई भी आदमी चाहे पढ़ाने के लिए तो उल्टा पुल्टा कर देगा। इतना ही चीज़ में वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, नहीं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो समझ में आता है, लेकिन डायग्राम जैसे हम लोग ट्राई कर दिए तो पूरा समझना हम लोग के लिए आसान हो गया। अब करते हैं, बी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन विच हेल्प्स टू एडिशनल मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। हम लोग को पास कैपेसिटी है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के, कैसे, एब्डोमिनल मसल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके। ऑन द एवरेज हेल्दी ह्यूमन्स का ब्रीदिंग कितना होता है सर, ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स
पर मिनट। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द एस्पेरोमीटर्स। और इसको मेजर करने वाला मशीन को क्या कहा जाता है? एस्पेरोमीटर कहा जाता है। विच इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द इसेंशियल फंक्शंस, जो कि ये डॉक्टर लोग रखते हैं, इसलिए इसको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहा जा रहा है। इसी के थ्रू ये दिखाने का भी प्रयास कर रहा है कि देखिए ये जब डायफ्राग्राम्स नीचे की ओर आ रही थी, ये वाला है, ये वाला इंस्पायरेशन की है। इंस्पायरेशन करने का मतलब कि देखिए एयर इंटर किया है, इंस्पायरेशन हुआ, यानी कि O2 क्या आया होगा? अंदर आया होगा। अंदर आया होगा यानी कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन होगा। लोअर कंसंट्रेशन होगा, प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो लोअर कब होगा? जब एरिया बढ़ेगा। तो देखिए ये सब का सब क्या नीचे की ओर आ रहा है, डोम से किस फॉर्म में आ रही है? फ्लैट फॉर्म में आ रही है। हैं? तो ऐसी स्थिति में समझ लो, ये डायग्राम कितना अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं समझा हुआ नहीं समझ पाता है। ये देखिए रेस्टर्न स्टेरनम देखिए पीछे की ओर भाग रहा है, मैंने पीछे की ओर भगाया था बाबू, देखिए पीछे की ओर भगाया था। ये हो गया डायग्राम। ये देखिए बाहर जा रहा है। ऐसे याद रखिएगा, सबसे अच्छा एकदम सबसे शॉर्टकट, हम अभी एकदम माइंड में अभी अब तक हमको सबसे पहली बार क्रिएट हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर, तो ये डोम से भागे बाहर, अंदर आएगा तो देखिए इसको अंदर की ओर ढकेल रहा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। ये इवनिंग कन्फ्यूज बार बार होते हैं सब लोग कि डोम से फ्लैट, फ्लैट से डोम, O2 घर की CO2 घर, तो CO2 बाहर, CO2 बाहर, O2 अंदर, अंदर। क्या मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। अब चलते हैं रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म। ये हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक ही बार पूरा हम ग्राफ में पूरे को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कि पहले ग्राफ कर लेता हूँ ताकि हम लोग को मज़ा आए, कम समय में हम लोग पढ़ लें। ठीक है, कैसे खुलेगा? चलिए ऐसे मान लेते हैं। ठीक है बाबू, इस तरीक़ा से हम लोग ग्राफ मानते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से ग्राफ है। ठीक है, ध्यान में रखिए, पेन लाइए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के मान लेते हैं टीवी मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लिए? टीवी मान लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं ऊपर वाला, ये जो है ना, ये पूरा रिस्पायरेशन का डिनोट कर रही है, रिस्पायरेशन को। तो ऊपर वाला को इनहेल मान लेते हैं, इनहेल मान लेते हैं, और नीचे वाला को एक्सहेल मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग पूरे को डिपेंड करूँगा। ठीक है, देखिए ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ये हो गया, इसको हम लोग कर देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको कर लेंगे हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या कह देंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या कह देंगे बाबू? रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको IC से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये देखिए नीचे ये भी है, टीवी ही है, इसको टीवी ही कहेंगे। तो टीवी में वो टीवी नहीं समझ जाइएगा, टेलीविज़न वाला टाइडल वॉल्यूम है। और इसको क्या कहेंगे? इसी कह देंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, डायग्राम में पहले मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको, क्या होता है मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। टीबी हो गया, आई भी हो गया, ई भी हो गया। अब चलते हैं, इतना पहले समझा देता हूँ क्योंकि वो अब नेक्स्ट पेज में। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ बाबू कि जब हम लोग नॉर्मल रिस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मल रिस्पायर कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मल रिस्पायर करते हैं ना, तो 500 ml एक बार में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और 500 ml एक बार में CO2 को एक्सहेल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 1200 से 6000 से 8000 कैसे हो जा रहा है सर? तो हम लोग की पर मिनट के बताया हुआ, तो अभी हमने पढ़ा कि ये 12 से 16 टाइम्स होते हैं। तो 12 से 16 टाइम्स यानी कि 12 से 16 टाइम्स यानी कि 12 पचे 60, 12 पचे 60 यानी कि 500 ml। 60 और 60 पे 2 सुना है, यानी कि 12 गुने 500 मैंने किया बाबू। तो 12 पचे 60, 6000 हो गया आया। और 16 है ना, 16 गुने 500 करिए, 500 ये वाला, तो ये 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया है 6000 से 8000। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? हम लोग नॉर्मली रिस्पायर करते हैं तो एक बार में 500 ml ऑक्सीजन को लेते हैं और 500 ml ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी रामदेव बाबा वाला जो योगा करने के लिए बताते हैं कि सांस को ज़्यादा लीजिए, फोर्सफुली कितना ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसे फोर्सफुली हम लोग लेते हैं उसको कहा जा रहा है। तो हम लोग वैसा फोर्सफुली कितना लेते हैं? देखिए फोर्सफुली इंस्पायरेशंस योगा के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम जो लेते हैं 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। और उसी प्रकार से फोर्सफुली हम लोग छोड़ कितना सकते हैं? 1000 से 1100, 1000 से 1100। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया 500, इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना? 2500 से 3000, इसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया 500, इसका वैल्यू पता चल गया 1100 से 1000 से 1100, 1000 से 1100। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए हम लोग काफ़ी करीब आ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट खत्म होने वाला है, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा यहाँ से। ठीक है,
अब बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यही रेसिडुअल वॉल्यूम के चलते ही हमारा लंग्स कभी कोलैप्स्ड नहीं होती है। इसी वॉल्यूम के चलते हम लोग का जो लंग्स होता है वो कभी कोलैप्स्ड नहीं होता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है सर? 1100 से 1200, यानी कि ये वाला एरिया है जो कि रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगी। ये वाला एरिया है जो क्या कहलाती है सर? रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। आईसी क्या कहलाती है? आईसी क्या कहलाती है? रेड पेन भी है। आईसी क्या कहलाती है? तो टीबी जो ले रहे थे, जो नॉर्मल ले रहे थे जो, और वो जो फोर्सिफुली इंस्पायर कर रहे थे जो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोग को जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग, सॉरी डायग्राम तो आपको दिखाई नहीं रहा हूँ, यहाँ से लेके जो टीवी ले रहा हूँ नॉर्मल और जो फोर्सिफुली ले रहा हूँ उसको हम लोग कहते हैं ईसी, आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और उसी प्रकार से जो ये टीवी है जो, और जो फोर्सिफुली एक्सपायर कर रहे हैं वो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या कहा जा सकता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी कहा जा सकता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ईसी, ये क्या था? इंस्पायरेशन था ना, ये एक से रिप्रेजेंट करिए, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी समझा दिया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी समझा दिया। एफ आर सी वाइटल, ये तो बताता हूँ। एफ आर सी क्या आता है? ईयर भी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए इसको ऐसे ऐसे हम लोग कर दें इसको, तो ये भी यहाँ पे ये रेसिडुअल वॉल्यूम का रिप्रेजेंट कर देगा, रेसिडुअल वॉल्यूम का रिप्रेजेंट कर देगा। तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, देखिए क्या है? एफ आर सी है ना, ईआरवी यानी कि छोड़ने वाला, रिस्पायर जो हम लोग छोड़ते हैं जो, यानी कि छोड़ते हैं फोर्सफुली छोड़ते हैं जो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एफ आर सी कहते हैं, एफ आर सी कहते हैं। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? ईआरवी, टीवी, आईआरवी। और वाइटल कैपेसिटी किसको कहते हैं? टीवी हो गया, ईआरवी हो गया, यानी कि रिस्पायरेटरी जो नॉर्मली कर रहे थे जो, फिर टीवी और जो ये कर रहे थे जो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के ये क्या हो गया सर? वाइटल कैपेसिटी हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक के टोटल लंग्स कैपेसिटी कहला जाएगा। पूरा डायग्राम यही है। पूरे डायग्राम को पूरा रफली मैं समझा देता हूँ फिर से। जो नॉर्मल रिस्पायर करते हैं बाबू उसको टाइडर वॉल्यूम कहा जाता है, वो 500 होते हैं। फिर फोर्सफुली एक्सरसाइज घड़ी जो लेते हैं वो 2500 से 3000 होते हैं। पहले इंस्पायरेशन का मैं समझा देता हूँ, फिर एक्सपायरेशन का समझा दूंगा। फिर ये रेसिडुअल कितना होते हैं? 1100 से 1200 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक्सपायरेशन में होता है नॉर्मली 500, फिर 1100 से 1200 जब सांस को छोड़ते हैं तब, और फिर वो जो रेसिडुअल वॉल्यूम बच जाते हैं, काहे कि सांस छोड़ने घड़ी भी ना लंग्स कोलैप्स होता है ना, सांस लेने घड़ी लंग्स कोलैप्स होता है, तो उसको भी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ईयर भी और रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि सांस ले रहे थे जब तो फूलेगा ही। एफ आर सी ऊपर वाला में क्यों नहीं सर? नहीं, इसलिए क्योंकि जब सांस ले रहे हैं बैलून में जब हवा हम लोग भरते हैं तो उसको पचकने का असर रहता है? नहीं रहता। पचकने का असर कब रहता है? जब उससे हवा बाहर निकलता हो। पचकने का असर कब रहता है? जब उससे हवा बाहर निकलता हो। तो इस समय फिर भी वो बच जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ आर सी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। नॉर्मली जब हम लोग कितना सांस लेने का क्षमता है, तुमको बस पॉकेट में कितना पैसा हटाने का क्षमता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि पॉकेट कैपेसिटी। उसी प्रकार से हम लोग फोर्सफुली भी हवा इंसर्ट कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं, तो उसको लिए क्या कहा जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अगर बस जितना ताकत उतना लगा के हवा कितना बाहर निकाल सकते हो, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। और ये टोटल रेसिडुअल वॉल्यूम के दोनों पट्टी से छोड़ दिया जाए, एक्सपायरेशन वाला भी और इंस्पायरेशन वाला भी। तो देखिए फिर आप उल्टा बोलते तो उतना समझिएगा, इंस्पायरेशन वाला भी और एक्सपायरेशन वाला भी दोनों छोड़ दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी। और पूरे काम वाला को लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। यही पूरा डुगी ड्रामा अभी तक के चल रहा था, और ये हो जाता है हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? रिमेनिंग जो हमारे लंग्स के पास जो बच जाती है उसका एमएल कितना होता है? 1100 से 1200 होती है। बाय एडिंग द फ्यू रिस्पायरेटरी डिस्क्राइब द एवं क्लिनिकल डायग्नोसिस में इसमें पता चल जाता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी उसको कितना कैपेसिटी है इनहेल करने का, उसको हम लोग कहते हैं, ये होता है ऐसी। अब बताने का कोई मीनिंग नहीं, मतलब ऐसी हो गया, ये हो गया सर एक्सपायरेटरी, ये हो गया। इसको बाद भी ये जो इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमने समझा दिया कि पूरा रीडिंग दे दूँ, पूरा रीडिंग दे ही देता हूँ, फिर माइंड में बैठ जाएगा कि बताया नहीं। चलिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल।
पूरा नॉर्मली एक्सपायर कर लिया है, नॉर्मली एक्सपायर कर लिया, उसको बाद उसको पास कितना बच गया वो मिला के, ठीक है। फंक्शनल वाला क्या हो गया सर, जितना तुमको सांस लेने का कैपेसिटी है, जितना तुमको सांस छोड़ने का कैपेसिटी है, आईसी प्लस ईसी, ऐसे भी कह सकते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, फंक्शनल वाला। बाइटर वाला क्या हो गया सर, बाइटर वाला हो गया, सॉरी FRC वो ना होता बाबू, पिटाइएगा बहुत, ER भी प्लस का आर भी ना, इंस्पायरेटरी खाली छोड़ने वाला कैपेसिटी को, और वो जो बच जाता है उसको कहते हैं, ठीक है। और बाइटर कैपेसिटी वो होता है IC प्लस का EC, ठीक है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड इन एयर, टोटल वॉल्यूम कितना एक्यूमुलेट करती है, जो फोर्स्ड इंस्पायरेशन, रेसिडुअल वॉल्यूम CRV, TV और IRV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल मिला के टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है। अब हम लोग का ये हो गया चैप्टर का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग कहते थे, ब्रीदिंग जो लिखे थे हम लोग, ब्रीदिंग जो स्टार्ट किए थे, वो हो गया खत्म। अब हम लोग को करना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकंड पार्ट खत्म करना है। अभी भी हम लोग के पास 6 मिनट टाइम बचा हुआ है, इसको प्रयास करेंगे कि 6 मिनट में नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा 6 मिनट में। चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली रूप से हमको लोग के पास एल्वियोलाई के पास ही होने का चांस है, ठीक है। अब हम लोग के पास लेकिन है 3 ही पेज, ठीक है ना, 90 तक ही तो मेन है, 90 तक तो मेन है, ठीक है। एक पेज को खत्म करते हैं। एक्सेवरेस एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स, एल्वियोलाई क्या है सर, प्राइमरी साइट्स है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, प्रेशर कंसंट्रेशन को ग्रेडियंट को रखते हुए। सोलबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स पे भी होती है, इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन्स आर आल्सो नोन एज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कैन द इफेक्ट ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन्स। सोलबिलिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कितना सोलबिलिटी है, ज़्यादा हायर सोलबिलिटी कैसे, तो वो कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं कि ज़्यादा सोलूबल रहेगा तो वो हायर कंसंट्रेशन को करेगी, कम सोलूबल, वो कैसे समझा रहे हैं, जैसे चीनी का रस ले लीजिए, ज़्यादा मीठा रहेगा कम मीठा रहेगा, ज़्यादा मीठा यानी कि ज़्यादा सोलबिलिटी है, कम मीठा यानी कि कम सोलबिलिटी है। प्रेशर कंट्रीब्यूट्स द इंडिविजुअल गैसेस, मिक्सचर ऑफ द गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब कि पार्शियल प्रेशर बहुत अच्छे आदमी कन्फ्यूज हो जाते हैं। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब कि इंडिविजुअल गैसेस के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसे पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस एटमोसफेयर एयर इनटू द टू साइड्स, दो जगह हम लोग को मेन रूप से देखना होता है। एक तो कहाँ पे देखना होता है, टू साइड पे देखना होता है, द क्लियरली इंडिकेट्स द कंसनट्रेटिव, एक ऑक्सीजन के एल्वियोलाई में देखा जाता है और दूसरा ब्लड के टिश्यू में देखा जाता है। कितने जमा देखे जाते हैं, 2 जमा देखे जाते हैं, एक तो लंग्स में और दूसरा टिश्यू में, ठीक है। इसको डायग्राम पीछे बनाया हो, चलिए तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे याद रखिएगा, इधर जाने पे देखिए घटते चला जाएगा, ठीक है ना, इधर जाने पे घटते चले जाएगा यहाँ तक के, फिर जब फिर थोड़ा सा ब्लड टिश्यू अलग वाला आ जाता है, फिर यहाँ तक घटेगा, फिर जब फिर थोड़ा सा इंक्रीज उल्टा होगा, तो इधर वाला घटेगा, इसमें ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये क्या होगा घटेगा, ठीक है। लिहाजा फिर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में कितना 159 प्रेशर है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर में एटमॉस्फेयर में, अल्वियोलाई के पास कितना 104, डीऑक्सीजनेटेड कितना है ऑक्सीजन 40, और ऑक्सीजनेटेड के लिए कितना है 95, यानी कि ब्लड का कंसंट्रेशन यदि जो ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो वो 95 जाएगा, घटेगा तो वो डायरेक्ट 40 पे आएगा। उसी प्रकार से यही खाली याद रखिए बस, ये तो हम लोग का ऑलरेडी याद रहता है 0.3% होते हैं, और वो एल्वियोलाई के पास कितने कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 40 है, घटेगा ये उल्टा रहेगा, एल्वियोलाई में यदि जो कार्बन डाइऑक्साइड में यदि जो घटेगा तो कितना रहेगा 40 रहेगा, अब बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो 45 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो 40 और बढ़ेगा तो 45, और ऑक्सीजन में घटेगा तो कितना घटेगा तो 40 और बढ़ेगा तो 95, बढ़ेगा तो 95 घटेगा तो 40, इधर घटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में तो 40 और बढ़ेगा तो 45, ये एटमॉस्फेयर रूल तो याद है। चलिए ये याद हो गया तो हम लोग का सारा काम खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा से डायग्राम बनाया हुआ है और ये मेहनत लगा हुआ है इसको बनाया हुआ, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये एल्वियोलाई की बात किया गया है, ठीक है ना। ये कौन सा सेल है सर, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, जो कि अभी हम लोग स्कैप किए उस चैप्टर को। सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं,
सबसे सबसे पहला टिश्यू टाइप का यही है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, ठीक है ना। और ये बेसमेंट है, ये बेसमेंट है, और ये इंडोथेलियम, इसको वाली बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब मिला के एक डिफ्यूजन का पाथवे यहाँ पे बना देती है, फिल्ट्रेशन में मदद कर देती है, ठीक है। ये एक प्रकार का, तो ये बेसमेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे है, देखिए आरबीसी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जाती है, यहाँ पे डायरेक्ट आरबीसी नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है नॉन सेलुलर होती है। अच्छा, इसको में आरबीसी आया हुआ है, सही, ब्लड वेसल्स यहाँ पे है, सॉरी, इसमें O2 तो रहेगा ही, इसको पास तो ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स इसको पास रहेगा, इसको पास डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉन सेलुलर का भी लेयर होती है। किस का लेयर होता है सर? नॉन सेलुलर का भी लेयर होती है। नॉन सेलुलर का लेयर हो जाने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे सेल को कंडक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू रहती है जिसके कारण वो कंडक्ट हो जाती है, ठीक है, उसके कारण कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे याद रखने का प्रयास करिए। लेकिन अब हम लोग का एक्सचेंज वाला बातें यहाँ पे बताना है, तो एक्सचेंज वाला मैं बताता हूँ। कहा क्या रहा है कि एटमॉस्फेयर में पहले हम लोग ऑक्सीजन को अंदर करवाते हैं और फिर CO2 को बाहर करवा देंगे। जो भी 10th में आप पढ़े थे डबल सर्कुलेशन में, वो इस चीज़ को यहाँ पे दिमाग में एक्टिव करके रख सकते हो। इंस्पायर करवा रहा हूँ यानी कि O2। तो O2 एटमॉस्फेयर में कितना था? 159 था, 159 था, ठीक है। चलिए O2, तो ये आ गया कहाँ पर? लंग्स में। हम लोग जानते हैं कि लंग्स में ज़्यादा होते हैं, तो 159 है, तो लंग्स में ज़्यादा होते हैं। किससे ज़्यादा होते हैं? और जो हमारे जो नस में आर्टरी कैपिलरी में ढूंढते रहते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे लंग्स में कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना होता है सर? 104 होते हैं। ये 104 वाला हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन ध्यान रखिए, ये 159 है तो ये हायर कंसनट्रेशन होगा। यहाँ पे देखिए 104 है, 104 है यानी कि लोअर है, यानी कि इनसाइड आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर? ऑक्सीजन कितना है नस में? कितना है? लोअर होगा तो कितना होगा ऑक्सीजन? बताइए। 40 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 104 है, यानी कि 104 है, जो कि इसको लिए ये हायर बन जाएगा, ये लोअर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आगे होगा। ये अब 40 होते हुए चलेगी सगरो, ये 40 यहाँ से आया, फिर ये यहाँ से हम लोग भी निकालते हैं, लेकिन ये ऐसे, सॉरी, ये आया ऐसे, फिर ये होते हुए ये निकल के गया यहाँ तक। क्या है सर? ये सब तो ऑक्सीजन का मात्रा इसमें कितना है? 40 है। ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 40, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा हाईएस्ट मान लो कितना जानते हैं? हाईएस्ट मान लो जानते हैं 95। हम लोग कितना जानते हैं? 95, देखिए सॉरी 95 जानते हैं, 95 जानते हैं। कितना जानते हैं? 95, सॉरी, ये क्या होते हैं? 95 होते हैं, 95 होते हैं। यहाँ पे कितना था सर? 104 था। यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे 95 है। यहाँ पे कितना है? 95 है, ठीक है, ये 95 है। तो देखिए 104, फिर भी ये लोअर है, ये हाइयर है, तो फिर भी फ्लो हो जाएगी। आया अभी तक 95 95 95 95, यहाँ तक कि ये क्या था सर? 95। क्यों सर? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का मात्रा यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा हुआ होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा घटा हुआ होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 40 होगा। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा, क्यों? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कम वाला कितना है? 40 है, ज़्यादा वाला 45 है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा? कम होगा ना। तो ऑक्सीजन का मात्रा 95 हाईएस्ट वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 40 वाला होगा। CO2 का मात्रा कितना वाला होगा सर? 40 वाला होगा। ये यहाँ तक के रहेगा, यहाँ तक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रही थी। ये देखिए लाल से डिपेंड किया गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजन सब ऑक्सीजन जितना था जो ले लिया, सब सेल ले लिया, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन का मात्रा घट गया होगा। ऑक्सीजन का मात्रा घटता है तो कितना आ जाती है? 40 आ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती है तो कितना आ जाती है? 40 आ जाती है। लेकिन अब यहाँ से जितना भी होगा CO2 सब सेल के पास सब इसको दे दिया होगा, यानी कि अब CO2 का मात्रा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो CO2 का मात्रा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब यहाँ तक ये 45 हो जाएगा, ये 45 जाएगा, 45 जाएगा, यहाँ तक क्या होगा सर? 45 ही होगा CO2। और O2 कितना हो गया होगा? तो कम वाला, तो कम वाला कितना होता है? 40 होता है। अब यहाँ ये आ गया, यहाँ पे कितना आ गया? 45 आ गया। और यहाँ पे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स कितना है? 40 है। तो 45 से 40 में लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन, फिर ये बाहर, ये यहाँ पे 40 है, अब बाहर में कितना है? 0.03 है, आसानी से बाहर हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस था बाबू। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मेन चीज़ हो गया, मेन चीज़ यही था। बाकी नहीं ये समझ में आया तो घोर पिट्ठा है, बेकार है, नहीं पढ़ी भागी। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ यही था। डबल सर्कुलेशन वजह से रिलेट कर दिया, पूरा प्रेशर को ग्रेडियंट को मैंने पूरा रिलेट कर दिया। ऑक्सीजन कौन नस में कहाँ पे? पुलमनरी। अब नाम 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 याद रखिएगा। तो देखिए लंग्स से पास होगा तो ये पुलमनरी वेन होगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड
को कैरी करेगा। ये प्लुमिनरी आर्टरी रहेगा तो ये CO2 का, क्यों? क्योंकि प्लुमिनरी बड लगा हुआ तो अपोजिट वाला होता है। अब देखिए, अब लास्ट टाइम में आके इतना भी नहीं जान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ बात को। ये सब तो कॉमन सिस्टम आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ब्लड को कैरी करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हम लोग पूरा कवर कर लिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऐसे, अब बाकी रीडिंग देने का काम करते हैं हम लोग। ग्रेडियंट प्रेजेंट ऑफ द CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन। CO2 क्या होता है? अपोजिट वाला होता है। फ्रॉम द टिश्यू ब्लड एंड ब्लड एल्वियोलाई, ये कहाँ तक के लाया है? ये लेके आया है एल्वियोलाई तक के। एल्वियोलाई से क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। एज द सोल्युबिलिटी, हाँ देखिए ये वाला चीज़ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है। CO2 का सोल्युबिलिटी पावर कितना होते हैं? 20 to 25। कितना में? 100 ml में। ये बात को याद रखिएगा। यदि जो 100 ml हम लोग इनहेल किए हैं, 100 ml यदि जो इनहेल किए हैं हम लोग, 100 ml यदि जो इनहेल किए हैं, तो उसको में यदि जो कंसनट्रेशन पूछा जाए तो 20 से 25। जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर चीनी घोल, 1 लीटर पानी में हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको में बात आती है कि अति करिए सोलिडिटी रस बनाइए, शुगर सोल्यूशन बनाइए। तो जितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा शुगर डालेंगे जितना उसको सोलिडिटी को कहेंगे कि बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से यदि जो हम लोग 100 ml, यदि जो हम लोग 100 ml सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसको में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? सोलिबिलिटी 20 से 25 होता है। ये भी याद रखिएगा। और यही डिटो चीज़, सेम चीज़ है। 100 ml यदि जो हम लोग इंस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन O2 का सोलिबिलिटी कितना होता है सर? 5 होता है ना, 5 या 4, सॉरी इसको में हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये हो जाता है 5 ml। तो ये 20 से 25 है, ये वाला इसका कंसनट्रेशन वाला रेंज वाला मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन इससे आता है, हाँ बहुत आता है, भर भर के आता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ बताया। इतना टाइम्स हायर होती है, किससे? ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। द अमाउंट ऑफ CO2 डैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स पर यूनिट डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर मच हायर कंपेयर टू द O2। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन के कंपेरेटिवली ये सोलिबिलिटी इतना टाइम ज़्यादा होता है। यानी कि आप 1 ग्राम ऑक्सीजन को डिजोल्व करते हैं तो 20 से 25 टाइम्स इसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इजिली डिजोल्व हो जाएगी। एक होता है चीनी को घोलना, एक हो जाएगा मिश्री समझते हो? मिश्री को घोलना कौन आसानी से घुलेगा? चीनी। तो सॉलिडिटी उसी प्रकार से समझिए कि ऑक्सीजन है जो कि मिश्री है। ऑक्सीजन, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। मिश्री को मान लीजिए कि पहली बार ऐसा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा हो। मिश्री टाइप से याद रखिए कि O2 है और चीनी के जैसा CO2 समझिए। CO2 काफ़ी आसानी से 20 से 25 टाइम्स आसानी से घुल जाएगी। O2 को घुलने में थोड़ा सा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो थोड़ा सामने खोजेगा ही ना। O2 हम लोग को ज़रूरत है तो खोजेगा ही अपना कुछ स्पेशल। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर, 3 को लेयर से बने हुए रहते हैं, जो कि थिन स्क्यूमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, जो कि हमने ये दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। इंडोथीलियम देखिए ये है, इंडोथीलियम देखिए ये है, ठीक है। इंडोथीलियम चलिए एल्वोलर उसे बोला जाता है। अब बेसमेंट ऑफ द सब्सटेंस ये हो, ठीक है ना, ये जो बीच में है, ठीक है। बेसमेंट ऑफ द सब्सटेंस composed a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer। ये पूरा मिला के यदि जो एक सिंगल लेयर टाइप का बना दिया जाए तो क्या कहलाए? इंडोथीलियम सेल्स कैपिलरी बिटवीन देम। हाउएवर द टोटल थिकनेस, इसको यदि पूरा को मोटाई को देखा जाए, ये दोनों का मिला, ये पूरा को टोटल थिकनेस देखा जाए तो इज मच लेस, इतना कम होता। सोचिए 3 को लेयर को भी मिला दिए, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, इंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर भी इतना छोटा होता है। 3 लेयर के बाद भी वो डिफ्यूजन का, 3 लेयर मिक्सिंग होने के बाद भी वो डिफ्यूजन का काम कर जा रही है। यानी कि कितना? तो मिलीमीटर में होता है। मिलीमीटर यानी कि 3 लेयर के बाद भी कितना, 3 लेयर को मिक्स करने के बाद भी वो कितना छोटा होगा। यानी कि वो किस में हो जाती है सर? मिलीमीटर में हो जाती है। देयरफॉर द ऑल फैक्टर्स इन आवर बॉडी फेवरेबल डिफ्यूजन टू O2 ऑफ द एल्वियोलाई हो जाती है एंड CO2 फ्रॉम द O2। इसी के कारण वो इतना मिलीमीटर में होती है, जिसके कारण वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाती है और O2 आसानी से इजीली एक्सचेंज हो जाते हैं। O2 और CO2 आसानी से इजीली एक्सचेंज हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस, यानी O2 और CO2 की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग के पास हो गया ख़त्म, अभी सब नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज़ द मीडियम ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। 97%। अब देखिए हर चीज़ का अपना अपना पाथवे है, कैसे
होता है वो, तो 97% ब्लड होती है जो कि ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे 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 हम ही लोग में देखिए, कुछ जो ज़रा बहुत अमीर होते हैं, वो यहाँ से जो मान लीजिए जाना है राजेंद्र नगर, तो कैब से जाएंगे, कोई ऑटो से जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल से जाएंगे, कोई साइकिल से जाएंगे। तो O2 में हमारे जो 100% पीपुल हर तरीके से अपने तरीके से जा रहे हैं, तो हमारे शरीर में 100% यदि ऑक्सीजन को करना है तो कैसे कैसे जाते हैं। तो 97% जो ऑक्सीजन होते हैं, 97% जो ऑक्सीजन होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किस थ्रू होती है सर, RBC इन द ब्लड, ठीक है। और जो रिमेनिंग 3% होते हैं वो डिजोल्व फॉर्म में जाती है, प्लाज्मा के डिजोल्व फॉर्म में जाती है। याद रखिएगा 97% कैसे, ब्लड के थ्रू RBC के रूप में जाती है, ठीक है। और 3% होती है ऑक्सीजन जो कैरिड होती है वो डिजोल्व हो जाती है किसी में। जैसे 3% ऐसे आदमी है, कोई तू जा रहा है हम लोग बैठा लेना, इस तरीके से डिजोल्व फॉर्म में चली गया, डिजोल्व होकर चला गया 3%। किस में डिजोल्व होकर चला गया, जो आदमी वहाँ पे जा रहा था, यानी कि प्लाज्मा के साथ। वैसे नियरली देखा जाए तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा सोलूबल होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द RBC। तो 70% ये भी जाते हैं RBC के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड अब बात की कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 70% किस रूप में जा रही है सर, RBC के रूप में जा रही है, ठीक है। 70% नहीं, वो गलती दे रहा है, 70% ऑफ इट्स कैरिड बाय द बाई कार्बोनेट, हाँ ये सही है। 70% किस रूप में जा रही है सर, बाई कार्बोनेट के रूप में जा रही है, बाई कार्बोनेट के रूप में जा रही है, कार्बोनेट के रूप में जा रही है, ठीक है। और 7% वो जा रही है डिजोल्व फॉर्म स्टेट में, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, 20 से 25%, थोड़ा सा जैसे मैंने गलती बोल दिया, फिर मैं सुधार रहा हूँ। 20 से 25% होते हैं जो कि RBC के थ्रू जाते हैं, 20 से 25% होते हैं जो कि RBC के थ्रू जाते हैं, और 70% होते हैं जो कि बाइकार्बोनेट के रूप में जाते हैं, और 7% होते हैं वो कैरिड थ्रू द डिजोल्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं, डिजोल्व प्लाज्मा के रूप में जाते हैं, जो कि साथ ही जैसे जखन जा रहा था बोला। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस ये वाला से दे रहा है, तो ये वाला पूरा मीनिंग पढ़ने का मतलब इतना ही है कि जैसे O2 लंग्स में कब कहाँ पे क्या रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लंग्स में, तो वहाँ पर लंग्स के पास क्या O2 हमेशा ज़्यादा माना जाएगा। जब O2 ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो pH का वैल्यू ऑलरेडी, टेम्परेचर का वैल्यू, pH का वैल्यू क्या रहेगा, और H+ का कंसनट्रेशन का वैल्यू, यही सब हम लोग देख के बताता हूँ क्या रहेगा। और इसी सब चीज़ को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इस ग्राफ के अनुसार से, ठीक है ना। पढ़ते चलते हैं। हेमोग्लोबिन इज कैरिड द रेड कलर, हेमोग्लोबिन होती है जो कि रेड कलर की होती हैं, वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स को रहती है। उसके पास कौन सा कंटेनिंग पिगमेंट रहती है सर, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट रहती है, ठीक है ना, जिसके कारण वो रेड दिखती है। प्रेजेंट इन द RBC में प्रेजेंट रहती है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, डेट इज उसी का नाम से है हेमोग्लोबिन। O2 कैन बी बाइंड विथ द होमोग्लोबिन, ऑक्सीजन है जो कि बाइंड करती है सर हेमोग्लोबिन के साथ। इज रिवर्जेबल माइनस टू फॉर्म द ऑक्सी होमोग्लोबिन। जो भी ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सी होमोग्लोबिन कहते हैं। ईच हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स कैन कैरी मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल्स। एक हेमोग्लोबिन है जो कि मैक्सिमम कितने मोलिक्यूल्स को बाइंड कर सकते हैं, 4 मोलिक्यूल्स को बाइंड कर सकते हैं। बाइंडिंग द ऑक्सीजन विथ द हेमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, वो पार्शियल प्रेशर O2 का करती है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन पार्शियल प्रेशर O2 करने का मतलब कि एक इंडिविजुअल गैस की बात कर रही है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द फैक्टर्स विच देयर फॉर द बाइंडिंग। वो बाइंडिंग का मतलब कि एच कंसंट्रेशन से वाला जो है उसी टर्म्स को वो बताने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। और ये सिग्मोइड कर्व्स विच इज परसेंटेज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द हेमोग्लोबिन विथ द O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द O2। कह रहा है इस तरीका का जो शेप बन रहा है उसको एस शेप भी कहा जाता है, और इस ग्राफ को क्या कहा जाता है सर, सिग्मोइड कहा जाता है। कौन सा ग्राफ कहा जाता है, सिग्मोइड ग्राफ कहा जाता है, बोलिएगा सिग्मोइड ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। और ये बताता क्या है कि यदि जो 100% है तो उसको में कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है या कितना पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है, किधर टिल्ट हो रहा है, कब लंग्स का सिचुएशन को बताएगा। तो लेफ्ट में जब टिल्ट होगा, एल से लेफ्ट एल से लंग्स क्वेश्चन आता है, लेफ्ट में जब टिल्ट होगा तो लंग्स वाला समझिएगा, राइट में टिल्ट होगा तो समझिएगा टिश्यू वाला। लेफ्ट में टिल्ट होगा तो समझिएगा लंग्स वाला, राइट में टिल्ट होगा तो समझिएगा कि टिश्यू वाला, ठीक है। This curve is called the oxydissociations. It and highly the useful studying to effect the factor like the CO2 concentration. देखिए अब बताते हैं, अब देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन, द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सी डिसोसिएशंस। ऑक्सीजन को डिसोसिएशन करना है इज हाईली यूजफुल टू द स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2,
हायर एच प्लस कंसनट्रेशन एक्सेट्रास, इससे सब कंसनट्रेशन डिपेंड करती है। ऑक्सी जब कोई भी टूट रहा है या कोई भी चीज़ जुट रहा होता है तब। H plus concentration on bonding O2 hemoglobins in alveoli where is the high partial pressure of O2। हाई प्रेशर, देखिए प्रेशर O2 का क्या है, हाई है, तो CO2 का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, CO2 का लो हो जाएगा। लेसर कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू ये H प्लस कंसंट्रेशन कम, यानी कि पीएच वैल्यू H प्लस का कंसंट्रेशन कम, यानी कि हो गया 13-14, तब पीएच वैल्यू का जो हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा कंसंट्रेशन। अंदर लोअर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। द फैक्टर ऑफ द फेयरवेल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी होमोग्लोबिन, ये फॉर्मेशन किसको लिए है, ये पूरा सिचुएशन किसको लिए है सर, ऑक्सी होमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए। इसको ठीक उल्टा हो जाएगा कार्बो हेमोग्लोबिन के लिए, कार्बो हेमोग्लोबिन के लिए ठीक उल्टा हो जाएगा। वेयर द टिश्यू वेयर द लो CO2 अब लिखने को मीनिंग लो CO2 लो, जहाँ पे लो CO2 लो O2 हो गया तो वहाँ पे हाई CO2 हो जाएगा। ध्यान से, हाई CO2 हो गया तो हाई कंसंट्रेशन, जब ये कंसंट्रेशन तो टेम्परेचर भी हाई हो गया। कंडीशन विद द फेवरेबल ऑफ द ऑक्सी फ्रॉम द ऑक्सी हेमोग्लोबिन्स, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ पे होगा सर, टिश्यू कला के पास हो जाएगा। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द O2 गेट्स द बॉन्डेड द हेमोग्लोबिन्स इन द लंग्स सरफेस एंड गेट्स द डिसोसिएशंस द टिश्यू। एवरी 100 ml, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कैन डिलीवर द 5 ml ऑफ द O2 टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। CO2 100 में 20 से 25 था, तो O2 वाला कितना है 5 है, O2 वाला कितना है 5 है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये था पूरा का पूरा कंडीशन किसको लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 के लिए। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के लिए बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करते हैं। एकदम क्लियरली एक लाइन एक वर्ड एनसीईआरटी को क्लियर किया गया, कोई ऐसा वर्ड नहीं, कोई ऐसा ग्राफ नहीं, कोई ऐसा डायग्राम नहीं कुछ छोड़ा गया है ना, पूरा का पूरा चीज़ को हम लोग करते जा रहे हैं। CO2 इज कैरिड बाय द हेमोग्लोबिन। CO2 क्या होता है सर, अब CO2 की बात कर रहे हैं, CO2 कम होगा, हाँ पता है। CO2 इज कैरिड द हेमोग्लोबिन, डेट इज को जो ऐसे देखिए, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कैरी कर रहा था तो उसको क्या कहा जाता था, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा जा रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड जब कैरी किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, कार्बिनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बिनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है। अबाउट कितना 20 से 25% ही होता है, आप पहले ही बता दिए थे। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 और O2 इज मेजर फैक्टर विच वुड द बाइंडिंग व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई एंड O2 इज लो। इसे तो पहले ही बोल दिए, जहाँ CO2 लो हाई होगा वहाँ पे O2 लो हो जाएगा, ये सब तो पहले ही। टिश्यू, एक काम होगा कहाँ पे, टिश्यू में होगा, ठीक है। मोर बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मोर बाइंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है आकर वेयर द वेन CO2 इज लो CO2, हाई CO2 हो गया तो लो O2 हो जाएगा, हाई। ये कंडीशन कहाँ पे आएगा, एल्वियोलाई के पास। हर हमेशा ये ध्यान में ऐसे रखना कि O2 एल्वियोलाई में बढ़ा हुआ रहेगा, CO2 घटा हुआ रहेगा। कार्बन हेमोग्लोबिन वाला कार्बिनो हेमोग्लोबिन वाला ये याद रखिएगा, सब ऐसे कर देता है, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कर देता है, जो कि गलती हो जाते हैं। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, अमीनो एसिड वाला, इससे याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आ गए हैं लास्ट पेज पे। किस पेज पे आ गए हैं, लास्ट पेज पे आ गए हैं। हम लोग का एक चैप्टर खत्म होने वाला है। CO2 फ्रॉम द कार्बन हेमोग्लोबिन, इसमें एक इंजाइम्स आते हैं, वो क्वेश्चन आती है कौन सा, हाँ ये देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन सा इसको इंजाइम को मदद कौन सा करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज रहती है। चलिए उतना एक चीज़ को बताने का तो ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है, ठीक है। CO2 और H2O, CO2 और H2O। चलिए अब ये क्या कह रहा है कि इसमें एक इंजाइम्स का यूज होता है, वो कौन सा इंजाइम्स रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा, ये इंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजाइम्स का नाम याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। देखिए CO2 देखिए बनता कैसे, फॉर्मेशन कैसा, तो ये देखिए CO2 हो गया, हम लोग का CO2 शरीर में है ही है, इसलिए कहा जाता है कि जब हम लोग ना एक्सरसाइज करते हैं तो पानी उनी क्यों नहीं पीने कहता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लेवल में होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा लेवल में हो जाती है। कारण देखिए वाटर हो गया, कार्बनिक एनहाइड्रेज का फॉर्मेशन ये इंजाइम्स रहा है तो वो बना देता है H2CO3 बना देता है, H2CO3 बना देता है। फिर से इंजाइम इसी को डाला जाता है और HCO प्लस इस रूप में तोड़ दिया जाता है। आइए इसी को हम लोग कह रहे हैं जो नाम बोला जा रहा है पीछे, कार्बनिक एनहाइड्रेज।
ठीक है। द टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इज ए हाई ड्यू टू द कार्टाबोलिजम्स एंड CO2 इज डिफ्यूज इनटू द ब्लड RBC प्लाज्मा एंड द फॉर्म H2। ये अभी पूरा जो ये इक्वेशन है उसी को अब ये वर्ड में लिखा, कोई मीनिंग नहीं बनता याद रखने का, मतलब कि पढ़ने का, याद रखने का तो बनता ही, पढ़ने का नहीं बनता, ठीक है। मेन क्वेश्चन फिर यहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। ये वाला 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर फ्रॉम द 4 ml ऑफ द CO2 यही था। वहाँ पे क्या था, और O2 में क्या था कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था, 5 ml था O2, ये 100 ml में कितना है, 4 है। तो ये मेन क्वेश्चन बन जाता है। और बाकी इसको में मेन ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला बन जाता है। और ये वाला 70%, 20 से 25% RBC का जाता है, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाती है और 7% प्लाज्मा के रूप में जाती है। ये वाला इससे 6-7 पॉइंट से ही क्वेश्चन होता है। अब रेगुलेशन और रिस्पायरेशन की बात करते हैं, तो हमारे जो शरीर में है रेगुलेशन करने का काम करती है। बार बार मैं बोलता हूँ कि इससे आंसर आता है वो पॉन्स वाला आती है। पॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर, मेडुला ऑब्लांगाटा में प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पैरोट लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनल कोर्ड तक कितना बार मैं बताया हूँ, उसका कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हम लोग फिर से इसको रीडिंग कर लेते हैं तेज़ी से। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट रिस्पायरेटरी रिदम। हम लोग के पास एक कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग चाहते रिस्पायर कम रिस्पायर हम लोग अपने अनुसार से कर पाते हैं, हम लोग अपने अनुसार से कंट्रोल भी उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। सो दैट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम्स। वो हम लोग का न्यूरल सिस्टम कहलाती है, पूरा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर भी है हम लोग का, कंपाउंड नहीं सॉरी, स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लांगाटा। एक स्पेशलाइज रिस्पायरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड साइट भी है, एक स्पेशलाइज्ड जगह भी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहाँ पे है, मेडुला रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर डेट इज कॉल्ड, कहाँ थे जी, मेडुला रीजन्स ऑफ द ब्रेन डेट इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर। मेडुला को भी हम लोग रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर कह सकते हैं, ठीक है। पैरेलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशंस, ये रेगुलेशन होते हैं। अनदर सेंटर्स, उसी में अनदर सेंटर किसको होती है, पॉन्स रीजन्स को कहा जाता है। ऑफ द ब्रेन्स दैट इज कॉल्ड निमोटिक सेंटर भी उसी को कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, निमोटिक सेंटर भी कहा जाता है। कैन बी मॉडरेटेड बाय द फंक्शंस ऑफ द रिस्पायरेटरी rhythm centers। neural signals from the centers can reduce durations inspirations। हम लोग उसी को इंस्पायरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। द रेस्पिरेटरी एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट ऑफ द रिदम सेंटर इज द हाईली सेंसिटिव CO2 hydrogen science increase the substance of the activated the centers where the turns signals rhythms can necessary to adjustment in the respiratory process substance eliminated एरोटिक ऑर्क, जहाँ पे वो तोता लगा स्ट्रक्चर, पैरोट लगा स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का होता है, थोड़ा सा धसा हुआ टाइप का रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोटिक नॉर्क आर्क कह सकते हो, आर्कटिक आर्क कह सकते हो, या चाहे तो कार्टियोइड आर्टरी कह सकते हो। कार्टियोइड आर्टरी भी एक प्रकार का समझिए वहाँ के पार्ट्स का ही नाम बोला जा रहा होगा, पार्ट्स का ही नाम बोला जा रहा है, किसका, मेडुला ऑब्लांगाटा का, किसका, मेडुला ऑब्लांगाटा का। आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन एंड द सेंड नेसेसरी सिग्नल्स। हम लोग कुछ भी हम लोग का इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं वो हम लोग को वहाँ पे सेंड किया जाता है टू द रिदम सेंटर। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन रेगुलेशन रिस्पायरेटरी सिस्टम का इग्निसिफिकेंट, इसमें हम लोग का 3 को डिजीज होता है ज़्यादातर, अस्थमा, इम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो अस्थमा में याद रखिएगा कि वो थोड़ा सा ब्रीदिंग से ही है, वो एक साउंड आती है, जैसे ये सब पेशेंट हम लोग देखे भी थे, एक बार रूम खोजने गए थे तो हम लोग वो सब पेशेंट देखे थे, आया था रूम मालिक ही था, चहका आया, तो वो एक प्रकार का साउंड आता है, दूसरे टाइप से लगेगा ना कि सन 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 आवाज़ करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजिंग साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजिंग साउंड कहा जाता है, ठीक है। और इम्फाइसीमा बर्ड, इसको क्वेश्चन आएगा, सीक्रेट बर्ड जहाँ दिखेगा, क्रोनिक जहाँ दिखेगा, इसका आंसर इम्फाइसीमा मारिएगा, ठीक है। देखिए सीक्रेट स्मोकिंग यानी इम्फाइसीमा हो गया, क्रोनिक डिसऑर्डर इम्फाइसीमा हो गया। ये सब होता है कैसे, कोई भी ज़्यादा स्मोकिंग करने से, ठीक है ना, एक डिजीज क्रिएट हो जाती है जैसे कॉल इम्फाइसीमा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी एकदम लास्ट हम लोग 5 आ गए हैं, ऑक्यूपेशनल वाला ये वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है कि
कोई भी यदि जो मान लीजिए कि भट्ठा में या ईंटा वाला या स्टोन वाला में काम करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, या वो सब जो भी काम करते हैं तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि उस तरीका के काम करने के बाद गुड़ खाइए, जैगरी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, उसको खाइए, क्योंकि वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को वो क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं पूरे, वो लार्वा टाइप का क्रिएट कर देती है, लार्वा टाइप का क्रिएट होती है, उसको जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सब सटे हुए चले आते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्यूपेशनल हो गया। देख लेते हैं इन द सर्टेन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं स्पेशली, तो इज इन्वॉल्व इन द ग्रेडियंट्स स्टोन, जो पत्थर को तोड़ने वाला काम उन करते हैं, क्योंकि पत्थर हो गया, शीशा के तोड़ना, काटना, वो सब बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं और हम लोग को इतना आसानी से वो रिस्पायर कर लेते हैं कि हम लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं, और एक प्रकार का डिजीज का क्रिएट कर देती है, डिजीज को ऑक्यूपेशनल डिजीज या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज कहला जाती है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग को उसको बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस तरीके का काम करिए, उसके बाद जैगरी को इनहेल करिए। इनहेल करने मतलब कि ईट करिए, इनहेल कैसे कर जाइएगा, ईट करना है। सो मच द डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी द क्रॉप सिचुएशंस लॉन्ग इन्फ्लामेशंस, ऐसा स्थिति में नहीं है जो उसको सॉरी ऊपर पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस भी उसी में मतलब कि फाइबर अटैक हो जाती है, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोस टिश्यू दैट्स द कॉजिंग ऑफ द सीरियस लंग्स डैमेज। एनसीईआरटी करते लिख रहा था हम लोग को नाम लंग लिखते हैं, लंग्स होता है, LUNGS होता है, डैमेज। वर्कर्स इन द सच इंडस्ट्री ऑफ द बियर प्रोडक्टिव मास्क, और इससे हम लोग को बचने के लिए ऐसा स्थिति में जब काम करें तो एक महंगे वाले अच्छे क्वालिटी का मास्क को यूज करें। चलिए, अच्छा लगा होगा, बस बढ़िया।